ई क्लास के अंदर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम प्रमुख निरंकुश राष्ट्रीय राज्यों का अध्ययन कर रहे थे। यूरोप के अंदर निरंकुश राष्ट्रीय राज्यों के उदय के क्या कारण थे और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये हमने अभी पीछे की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। आज हम प्रमुख निरंकुश राजतंत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए हम एक एक देश को लेकर अध्ययन करते हैं कि यूरोप के प्रमुख राष्ट्रीय राज्य, निरंकुश राष्ट्रीय राज्य कौन कौन से थे। सबसे पहले देखते हैं स्पेन। स्पेन यूरोपीय देशों में सर्वप्रथम हैब्सबर्ग वंश के नेतृत्व में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी। आरंभ में हैब्सबर्ग के शासकों का कुशल प्रशासन था। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेन के अरागान युवराज फर्डिनेंड और कास्तिल की राज्य की उत्तराधिकारी थी इसाबेला। इसके मध्य विवाह हुआ था, वो स्पेन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी और इस घटना से स्पेन को एक जो पूर्ण राष्ट्रीय और धार्मिक एकता प्राप्त हुई थी। स्पेन ने यूरोप की राजनीति में स्थापित होने के लिए अपने औपनिवेशिक विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया था और फर्डिनेंड ने जो पूरी तरह से जो औपनिवेशिक विस्तार का प्रयास किया था। कोलंबस के अमेरिका की खोज से स्पेन यूरोप के शक्तिशाली और उन्नत देशों की श्रेणी के अंदर आ गया था, किंतु आगे चलकर स्पेन की राजनीतिक और आर्थिक दशा है वो बिगड़ती चली गई थी और स्थानीय सामंत हैं वो सिर उठाने लग गए थे और इस अव्यवस्था से इस साम्राज्य का विभाजन हो गया था। अगला जो है ना, जो निरंकुश राज्य था वो फ्रांस था। इसके जो शासक थे वो समस्त यूरोपीय राजाओं में राजतंत्र को परिपक्वता प्रदान करने के अंदर और राजतंत्र को समस्त यूरोप में सर्वाधिक निरंकुश बनाने के लिए पूरी तरह से सफल रहे थे। हम देखते हैं कि ग्रांट के अनुसार अगर के शब्दों के अंदर हम कहें तो लगभग एक शताब्दी तक फ्रांस यूरोपीय सभ्यता का अग्रणी बना रहा था और लगभग सभी देश उसको निरंकुश आदर्श राज्य के रूप में देखते थे। उसने अपनी विदेश नीति से फ्रांस के ही नहीं बल्कि सारे यूरोप के जीवन को ही झकझोर दिया था। इसके जो शासकों के अंदर हेनरी चतुर्थ है, लुइस 13वां है, लुइस 14वां है, लुइस 15वां है, ये हुए थे और ये सारे के सारे शासक थे वो असाधारण कुशाग्र बुद्धि रखते थे और इनकी सफलता के पीछे इनके जो मंत्री थे उनका भी बहुत है ना जो सहयोग था। जैसे कि है ना जो सूले था, या फिर है ना जो लुई 13वां का मंत्री रिशल्यू था, या फिर लुई 14वें का है ना के जो मंत्री थे, चाहे वो मैजरीन हो या कॉलबर्ट हो, उन्होंने ना जो इन शासकों की उन्नति के अंदर अपना पूरा भरपूर है जो सहयोग दिया था। लेकिन बाद में है जो जाकर लुई 16वें के समय के अंदर यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र का पतन हो गया था और फ्रांस की क्रांति उसी के समय के अंदर हुई थी। अगला जो राष्ट्र हम लेते हैं निरंकुश राष्ट्र, वो उसमें आता है ऑस्ट्रिया का नाम आता है। इसका राजतंत्र है समस्त यूरोप के अंदर दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजतंत्र था। इसकी जो प्रमुख है ना जो निरंकुश शासक रहे थे और प्रबुद्ध भी कहे जाते थे ये मरिया थेरेसा और जोसेफ द्वितीय थे। ये ऑस्ट्रिया के ना जो प्रमुख है ना जो निरंकुश शासक थे जिन्होंने जो अपने पूरे यूरोप के अंदर निरंकुश राजतंत्र को सफल बनाया था। अगला जो राज्य आता है महत्वपूर्ण, वो आता है प्रशा। यहाँ पर इसको प्रशा को देखते हैं कि अनेक जर्मन जो राज्य थे उसके अंदर प्रशा है वो सर्वाधिक शक्तिशाली था और इसने ये स्थिति है होहेनजोलर्न वंश के अनेक दृढ़ निश्चय और निरंकुश शासकों की बुद्धिमत्ता और जो शक्ति के द्वारा प्राप्त की थी। इन प्रशा के जो शासकों के अंदर फ्रेडरिक महान है वो सर्वाधिक है ना जो प्रसिद्ध राजा था और जो सर्वोत्कृष्ट निरंकुश शासक के रूप के अंदर इसकी गिनती होती है। अगला जो राज्य आता है, निरंकुश राज्य आता है, वो आता है रूस। यहाँ पर हम रूस के अंदर देखते हैं कि जब 16वीं शताब्दी के अंदर पश्चिमी यूरोप के अंदर पुनर्जागरण की लहर चल रही थी तो उस समय यूरोप उससे बिल्कुल अछूता रहा था, बिल्कुल अलग था और वो लंबे समय तक ना जो पिछड़ा राज्य बना रहा था।
लेकिन 17वीं शताब्दी के अंदर थोड़ा सा चेंज आया और है ना जो महान जो रोमनोव वंश था उसने है ना जो रूस के अंदर भी निरंकुश शासन की स्थापना की। रूस के जो निरंकुश शासकों के अंदर जो सबसे ऊपर नाम आता है वो पीटर महान और कैथरीन का आता है। ये बहुत ही है ना जो योग्य शासक रहे थे। पीटर महान को तो आधुनिक रूस का जन्मदाता भी माना जाता है, क्योंकि पीटर महान ने रूस का है ना जो पूरी तरह से पाश्चात्यकरण कर दिया था। उसको एक तरह से कहते हैं कि ना जो पुराने ज़माने से आधुनिक युग के अंदर जो लाने का श्रेय है वो पीटर महान को ही दिया जाता है। पीटर के सुधारों और युद्ध में प्राप्त विजयों से रूस को एक सशक्त यूरोपीय राज्य के रूप में है ना जो मान्यता है जो मिल पाई थी। अगला जो देखते हैं जो निरंकुश राज्य था वो था इंग्लैंड। यहाँ हम देखते हैं कि इंग्लैंड की स्थिति है वो दूसरी जो है ना जो यूरोपीय जो निरंकुश राष्ट्र हैं उनसे बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर राजतंत्र और संसद के मध्य सर्वोच्चता के लिए संघर्ष चल रहा था। 16वीं शताब्दी के अंदर ट्यूडर वंश ने निरंकुश राजतंत्र की यहाँ पर आधारशिला रखी थी। ट्यूडर शासकों के अंदर हेनरी सप्तम और हेनरी अष्टम हैं। उन्होंने 16वीं शताब्दी के अंदर ही जन समर्थन के आधार पर सामंतवादी जो तंत्र था उसका दमन करके उसके स्थान पर मध्य वर्ग के लोगों को उच्च पद पर आसीन किया था। इन शासकों ने इंग्लैंड को समुद्रों का स्वामी और सबसे प्रमुख व्यापारिक शक्ति बनाया था और देश के गौरव को आगे बढ़ाया था। लेकिन स्टुअर्ट वंश के पतन के बाद में विशेष रूप से जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम के समय से ही निरंकुश राजतंत्र का विनाश है वो प्रारंभ हो गया था और शनय शनय यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता है वो कह सकते हैं कि स्थापित हो गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राज्यों के जो राष्ट्रीय राज्य थे इनके उदय से, इनकी स्थापना से न जो यूरोप की देशों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है जो परिणाम निकले थे। वहाँ पर सामंतवाद समाप्त हो गया था। आर्थिक विकास के कारण है जो राष्ट्रीय राज्य थे उन्होंने राष्ट्रीयता को जो महत्व दिया था, अपने अपने देशों का जो आर्थिक विकास किया था और जो राष्ट्रों की सीमाएं थी वो भी अधिकाधिक निश्चित और तर्कसंगत हो गई थी। लेकिन जो कहा जा रहा था कि भी सामंतवाद के अंदर है जो अशांति और अव्यवस्था फैली हुई है यूरोप के अंदर, तो वो है राष्ट्रीय राज्यों का उदय यूरोप के अंदर शांति स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि समस्त शासक हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध राज्य विस्तार की योजनाओं को लेकर हैं जो विनाशकारी युद्धों के अंदर ही जो संलग्न रहे थे। तो और एक और हुआ था कि भी धीरे धीरे जो लोकप्रिय सरकार है और प्रतिनिधि संस्थाओं की जो विचारधारा है उसका भी आविर्भाव हो चुका था। तो धीरे धीरे करके ना जो ये जो प्रतिनिधि संस्थाएं थी उनकी स्थापना होती चली गई और ये जो निरंकुश राजतंत्र थे वो धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। तो आज हमारा ये वाला चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ई क्लास का ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी ना जो क्वेरीज़ हो, पढ़ाई को लेकर कोई भी समस्या हो तो आप निसंकोच अपने ने जो भी हम प्राध्यापक हैं उनसे आप है जो विचार विमर्श कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिससे कि आप जुड़े हुए हैं उसके अंदर भी आप अपनी क्वेरीज़ हैं और जो भी जो कोई प्रश्न हैं वो रख सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान है वो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।